हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा और शाख। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार बैंक अपनी मांग जमाओं को स्वीकार करता है और किस प्रकार एक व्यक्ति अपनी बची हुई सेविंग को बैंक के अंदर जमा कर देता है। तो अब इस हम टॉपिक में देखेंगे कि बैंक जब ऋण प्रदान करवाता है उसके लिए कौन कौन से कार्यों उसको करने पड़ते हैं या किन किन कार्यों से वे आगे निकलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो व्यक्ति जिसके पास सेविंग हो जाती है या जो ज़्यादा सेविंग कर लेता है वो बैंक के अंदर जमा करवा देता है। तो बैंक क्या करता है, उस सेविंग का कुछ प्रतिशत हमारे पास या बैंक के पास, कि जब एक व्यक्ति के पास अपनी धनराशि बच जाती है तो उस धनराशि को वो बैंक में जमा करवा देता है। उदाहरण के लिए आप देख लें कि मान लेते हैं आपको 1,000 रुपये आपको सेविंग कर ली है और आपने बैंक के अंदर जमा करवा दी है। तो बैंक इसका मान लेते हैं 10% वो सेविंग करता है। वो 10% सेविंग करके अपने पास रख लेता है और बाकी जो 900 रुपये यहाँ पर 900 रुपये बच गए। ये 10% का मतलब है यहाँ पे 100 रुपये ये हमारे पास खुद रख लेगा और ये बाकी जो 900 रुपये है आगे ऋण के रूप में प्रदान करवा देगा। ये किस प्रकार प्रदान करवाता है, देखिए कि जब आप बैंक के पास जाते हो और बैंक से आप उधार मांगते हो, बैंक क्या करता है कि जितने उसके पास राशि होती है उसका एक मिनिमम रेशो, जिसको हम CRR कहते हैं, जिसको हम CRR कैश रिजर्व रेशो, कि ये वो होती है जो एक बैंक को अपनी न्यूनतम राशि रखने के लिए, एक बैंक को कार्य करने के लिए ज़रूरी होती है। तो इस राशि को हमारे पास या बैंक अपने पास खुद रखता है और बाकी जो राशि होती है उसको आगे जमा के लिए या आगे ऋण के लिए दे देता है। तो बैंक का कार्य किस प्रकार चलता है कि जैसे हम पैसे जमा करवाने जाते हैं तो उस पैसे पर हमें कुछ ब्याज मिलता है और जो व्यक्ति उधार लेके चला जाता है तो उसको उधार लेने वाले को ब्याज देना पड़ता है। जो इन दोनों का, जहाँ पर ब्याज बैंक जमा करने वाले को ब्याज देता है और उधार लेने वालों से ब्याज लेता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसी से बैंक का कार्य चलता है। तो बैंक यहाँ क्या करता है कि जो 10% वो अपने पास रखता है वो ये सोच के रखता है कि सभी के सभी ग्राहक यहाँ पर पैसा निकलवाने नहीं आएंगे। इसी कैश रिजर्व से वो या इसी जो हमारी पूंजी उसने बचा के रखी है उस पूंजी से वो अपना कार्य करता रहता है। तो अब हम एक बार कल्पना कर लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि सारे के सारे पैसे धनराशि निकलवाने के लिए पहुंच जाएं, तो ऐसे में क्या होता है कि बैंक को दिवालिया घोषित करना पड़ता है या बैंक अपना संपूर्ण कार्यभार नहीं संभाल पाता। जितने व्यक्ति वहाँ काम कर रहे होते हैं या जितने व्यक्तियों ने वहाँ पैसे जमा करवाए होते हैं, अगर वो सभी एकदम मांग शुरू कर दें तो बैंक डूबने की स्थिति में आ जाता है या बिल्कुल डूब जाता है। तो ऐसा बहुत बार नहीं होता है, बहुत स्टेज में ऐसा नहीं हुआ है कि बैंक में सभी व्यक्ति एक साथ पूरी पूरी मांग जमा को निकलवाने के लिए आ गए हों। तो बैंक अपनी जो कैश रिजर्वेशन रखता है 10% 15%, उसी से वो काम चलाते हैं, उसी को आगे प्रदान करवाते हैं। इसके लिए अब आपको मैं ये दिखाता हूँ कि किस प्रकार जमा करता हूँ। ये देखिए कि एक जमा करता है, जो लोग जमा करवाते हैं, लोग धनराशि निकलवाते हैं और ब्याज पाते हैं। जो उसको अपना धन जमा करवा दिया है तो बैंक उसको धन निकालते समय ब्याज भी देगा और जो ऋण उधार लेने वाला है जब वो पैसे लौटाता है तो उसको ब्याज समेत वापस करने पड़ते हैं। तो इन दोनों को गैप से ही बैंक अपना कार्यभार चलाता रहता है। अब हम बात करते हैं कि साख के दो भिन्न भिन्न स्रोत या स्थितियाँ क्या हो सकती हैं, बल्कि जो हम साख अर्थात ऋण जो बैंक देता है वो कौन कौन सी दो स्टेज हो सकती हैं जिससे ये ऋण देता है। चलिए हम दोनों का एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हम पहला एक ऐसा उदाहरण देते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम इन्होंने यहाँ पर सलीम लिया है। वो एक बहुत बड़े शहर का एक व्यापारी है। वो क्या करता है कि उसके पास एकदम से ऑर्डर आ जाता है 3,000 जूतों का। तो वो क्या करेगा, अब सारी चीज़ें उसके पास है नहीं कि वो सारी चीज़ को करवा दे। तो उसे 1 महीने के अंदर जो पूरा करना है तो वो बाहर जाएगा, जो जूते के लिए कच्चा माल लगता है या जो जूते में इसको सिलने के लिए या उसको चिपकाने के लिए जो मटेरियल की आवश्यकता होती है या मज़दूरों की आवश्यकता होती है, उनको वहाँ से किराए पर ले लेगा। पहली स्टेज में वो क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि जिससे उन्होंने माल उठाया है उनको ये कह सकता है कि मैं आपको आज अपना सामान ले जाता हूँ, जैसे ही मेरी चीज़ें बिक जाएंगी तो मैं आपको वापस कर दूंगा
समेत ब्याज के। लेकिन ऐसा में ये भी हो सकता है कि वो जिस व्यक्ति से उन्होंने ऑर्डर लिया है उससे एडवांस में कुछ पैसे ले ले और उस पैसे से वो आगे जूते बनाकर तैयार कर ले। तो इस प्रकार वो करके क्या कर सकते हैं कि महीने के आखिर में वो जूते तैयार करके ऑर्डर उनको दे देता है और जो मालिक जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो उनको पैसे दे देते हैं। ये अपना लाइफ अच्छी चला सकता है और ये धन की आमदनी कर सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरी। एक है जो सपना है, ये क्या करती है, ये एक किसान है जिसके पास 3 एकड़ भूमि है। ये अपनी खेती के लिए कर्ज उधार लेती है साहूकारों से और क्या होता है कि फसल अच्छी नहीं हो पाती। फसल अच्छी ना होने के कारण जितना खर्चा वहाँ उस पर लगाया गया है वो खर्चा उसका पूरा नहीं हो पाता, तो वो साहूकार के पैसे वापस नहीं कर पाती। तो ये क्या करती है, तो अगली फसल के लिए फिर उधार लेती है। तो अब इसका कर्ज बढ़कर इतना हो जाता है कि वो इस जो हमारा कर्ज है उसको चुका नहीं पाती और उसे अपना कुछ ज़मीन का टुकड़ा बेचना पड़ता है। ये 2 स्थिति हमने देखी है। पहली स्थिति में जो उन्होंने कर्ज लिया था अब वो उन्होंने चुका दिया है या इसको पूरा कर दिया है। दूसरा जिन्होंने कर्ज लिया था वो इसको पूरा नहीं कर पाई हैं। ये 2 अलग अलग स्टेज हैं जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार 2 व्यक्ति अलग अलग स्थिति में आकर दोनों ही अपनी इन परिस्थितियों में अपने आप को एक व्यक्ति कैसे पूर्ण कर लेता है जो कर्जे से निकल जाता है, दूसरा व्यक्ति किस प्रकार अपने कर्जे को पूरा नहीं कर पाता और कर्ज जाल के अंदर फंस जाता है और अंत में उसने अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ती है। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को यहाँ से आपने सोल्व करना है। यहाँ 2 ही क्वेश्चन है, आपने दोनों ही क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब आता है कि जो ऋण दिया जाता है वो किस प्रकार दिया जाता है। अब ऋण देने की शर्तें क्या हो सकती हैं, या बात करते हैं कि जो ऋण देते हैं वो किस प्रकार ऋण देते हैं। पहली बात, यहाँ ऋण देने की शर्तें यही होती हैं कि जो हम किसी से भी ऋण लेते हैं तो उस महाजन से या उस बैंक से हमें एक गारंटी के रूप में या गारंटर के रूप में एक हमें कोई भी वस्तु उसके पास रखनी पड़ती है। जैसे हम बात करते हैं पहले कि हम एक साहूकार से लोन लेना चाहते हैं या हम पैसा उधार लेना चाहते हैं तो हम अपनी ज़मीन के कागज़ उसके पास रखते हैं और उससे हम कर्ज ले लेते हैं। दूसरा, अगर हम अपना कोई मकान पे कर्ज लेना चाहते हैं तो मकान के कागज़ वहाँ गिरवी रख सकते हैं। हम किसी कार पे या किसी बाइक पे या हम कोई अपने साधन के ऊपर कर्ज लेना चाहते हैं तो उसके सारे कागजात है जो उसको गिरवी रख देते हैं और जैसे हम इसको चुका देते हैं तो वो बाद में उसको वापस कर देता है। तो पहली स्थिति में ये आता है जिसको हम एक हमारी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज के अनुसार समर्थक ऋणधार इसको कहा जाता है कि जो लोन लेने के लिए एक आधार या बेस पूंजी होती है उसे समर्थक ऋणधार कहा जाता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे हम बैंक में भी अगर लोन लेते हैं तो बैंक भी गारंटी के तौर में चीज़ों को रखता है और फिर हमें क्या करना पड़ता है, जो हमें राशि ली है उस राशि के ऊपर हमें ब्याज भी पे करना पड़ता है, चाहे हम साहूकार से पैसे लें चाहे हम बैंक से पैसे लें। और जो आपको इसमें बता देते हैं कि जो संपत्ति हम उनके पास रखते हैं वो उसकी वैल्यू का 70 से 80% ही हमें लोन देता है, इससे ज़्यादा वो लोन प्रोवाइड नहीं करवाता, ताकि किन्हीं कारणवश अगर आप लोन पे नहीं कर पाते हो वो आपकी संपत्ति को गिरवी रख के या अपनी संपत्ति को बेच के उसकी पूंजी को पूरा कर सकें। हमें घर के लिए लोन चाहिए तो घर के लिए लोन लेने के लिए हमें 12% के हिसाब से लोन मिलता है और उस लोन से संबंधित क्या करना पड़ता है हमें, और वो जो हमें लोन लिया है तो हम एक लंबी किस्तों में इसको पे करेंगे और जिसके साथ उनका ब्याज भी ऐड हो जाएगा और उसको लौटाने के लिए हमें अपने जो काम करते हैं जहाँ हम वेतन प्राप्त करते हैं उनकी डिटेल उनके पास जमा करवानी पड़ेगी जो हम वहाँ पर लोन प्राप्त करने के लिए करते हैं, चाहे हम वहाँ पर हमारे गिरवी जॉब के कार्य वहाँ पर गिरवी रखें या हमारे कागज़ वहाँ गिरवी रखें। इस प्रकार की शर्तें हमारे ऋणदार की शर्तें कहलाती हैं। अब हमारे यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी आपने ध्यान से करना है, देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे पहला है, उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणदार की मांग क्यों करता है। वैसा क्यों करता है कि जो वो जिसको ऋण देता है कि वो वापस उसके बदले में कुछ ना कुछ अपने पास गिरवी रखवाए। ऐसा क्यों करता है। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी निर्धन है, क्या उनके कर्ज जाल लेने की अक्षमता प्रभावित करती है। ये निर्धन होने से मतलब ये नहीं होता कि वो पे ना कर पाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हालात उनके अनुकूल नहीं होते
जैसे फसलें अच्छी ना होना, तो कुछ ही चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनको संपूर्ण नहीं कर पाती। तो अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो पूछ सकते हैं और इन तीनों क्वेश्चनों को आप करेंगे। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर कि जो यहाँ हम एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से हम अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्तियों से लोन प्राप्त करेंगे और उन लोन से हमें किस प्रकार की चीज़ें प्राप्त होंगी। हम देखते हैं कि श्यामलाल का कहना है कि उसके पास 1.5 एकड़ ज़मीन है, जिसको जोतने के लिए उसे हर बार उधार लेना पड़ता है और वो महाजन से उधार लेता है, और महाजन से उधार लेने के बदले उसको 5% ब्याज की दर भी देनी पड़ती है। तो इसके अनुसार वो क्या करता है, वो 3% मासिक ब्याज की दर पर ऋण ले लेता है, और जो अपने आगे की ज़रूरतें हैं, जो हैं कृषि में लगानी है या और कोई पूरा करनी, तो उनको पूरा करता है। तो इसके बदले में वो जो महाजन है जिससे उन्होंने ऋण प्राप्त किया है, व्यापारी है जिससे उन्होंने ऋण प्राप्त किया है, तो वो क्या करता है, उसको ब्याज प्राप्त करता है और साथ में कहता है कि जो फसल होगी या जो चीज़ को आय प्राप्त होगी वो उसी को बेचने होगी, उसी के पास उन्हें इसको बेचना पड़ेगा। इसी दामने के लिए वो निश्चित हो जाता है कि उसकी राशि उसको आसानी से 6 महीने साल के अंदर वापस मिल जाएगी, जो व्यापारी होता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, कोई अरुण है, वो क्या करता है कि उसको समझदार है, वो बैंक से लोन ले लेता है और बैंक के अंदर उसको लोन 8.5% ब्याज से मिल जाता है, और वो जिसको 8.5% से लोन मिल जाता है वो उसको 3 साल में लौटाता है और किस्तों में लौटाता है। और वो क्या कर सकता है कि जो उसके पास फसल होती है, मान लेते हैं आलू की फसल होती है या उसके पास चने की फसल होती है, दाल की फसल होती है, तो उसको स्टोर करने की जो व्यवस्था करना चाहता है तो इसके ऊपर भी वो लोन ले सकता है, क्योंकि बैंक ने उसको पहले भी लोन दिया है और अब भी वो लोन दे देगा अगर उन्होंने समय पर पे किया है। तो इससे क्या आता है कि अब वो आसानी से ऋण इसको दे देगा और वो आसानी से ऋण को चुका पाएगा। तीसरी स्टेज ऐसी है कि यहाँ पर कोई एक रमा नामक व्यक्ति है जो क्या करता है कि उसको काम करने के लिए हर रोज़ पैसे चाहिए, और वो हर रोज़ उसके पास इतनी कमाई नहीं है कि वो सारे खर्चे अपने वहाँ से चला सके, तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए उसे कर्ज चाहिए, और वो कर्ज लेकर ऐसे किसी भूस्वामी पे या किसी महाजन के पद के पास जाता है जहाँ से वो खर्चा उठा लेता है, लेकिन समय के अनुसार वापस नहीं कर पाता। तो उसके साथ वो क्या करता है कि जितने उन्होंने पैसे लिए हैं उससे उसकी मजदूरी करवाता है ताकि उसके पैसे पूरे हो सकें। इस प्रकार की स्टेज को हम यहाँ बात करते हैं कि ये इस प्रकार से हम ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और आती है, सहकारी समितियों से भी ऋण प्राप्त किया जा सकता है। सहकारी समितियों से किस प्रकार ऋण प्राप्त होता है, ये देखिए कि जो हमारे यहाँ पर संस्थाएं बनती हैं, चाहे मजदूर समिति है, चाहे हमारे यहाँ बुनकर समिति है, चाहे हमारे यहाँ औद्योगिक मजदूरों की समिति है, चाहे किसानों की समिति है, इन सब को एक समिति के अनुसार लोन उपलब्ध हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक, जैसे इन्होंने गांव की बात की थी कि एक गांव के अंदर लगभग एक किसान समिति बनाई गई है, और वो समिति जो सोनपुर में है, और उसमें 2300 किसान हैं। वो 2300 किसान क्या करते हैं, अपनी जमा प्रदान करते हैं और ज़रूरत के अनुसार जिस व्यक्ति को ज़रूरत होती है उसको ब्याज पर वहाँ से पैसे दे देते हैं। जैसे बात करते हैं कि हम इसके बाद उनको ब्याज के साथ वापस उनको लौटाना होता है, लेकिन इसके अंदर उनको प्रभाव नहीं डाला जाता, इस पर किसी प्रकार की मुहैया नहीं करवाई जाती, और विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए वो ऋण प्रदान करवा सकते हैं जहाँ उसको ज़रूरत पड़े। तो अब ये कुछ क्वेश्चन और हैं जिनको आपने करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ ना आए तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है या आप कर नहीं पा रहे हैं तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।